तो बेटा जी अपन अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा जी? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा जी फर्स्टली बेटा अपन के पास क्या चीज़ आ रही है? एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसकी बात करते हैं? एटम की बात करते हैं। तो जब पहले लाइक एटम्स की डिस्कवरी या इनके बारे में बात नहीं होती थी, तो एटम का माना जाता था कि पार्टिकल्स का जो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, वो कौन है? एटम है। ठीक है, तो फिर बेटा एक साइंटिस्ट आए थे डाल्टन, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया। तो एक वर्ड, इसको ग्रीक में जो वर्ड है बेटा, इसको बोलते हैं एटोमियो। इसका सेंस क्या निकल के आता है? एटोमियो। एटोमियो, टोमियो का मतलब होता है कटेबल, जिसको अपन कट कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, या फिर क्या होता है? डिवाइडेबल, जिसको कट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। ए का मतलब नहीं कर सकते हैं, तो ए का मतलब नॉन। तो ऐसा कुछ जो नॉन कटेबल है और नॉन डिवाइडेबल है, उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, फिर एक फर्दर एक साइंटिस्ट आए थे बेटा, जिसको बोलते हैं डाल्टन। कौन से साइंटिस्ट आए थे? डाल्टन जी, है ना। ये पहला थ्योरी देते हैं अबाउट द एटम। तो ये भाई सब क्या कहते हैं कि ये जो एटम है, ये फर्दर इसी लाइन को यूज़ में लेते हैं कि एटम इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, कि एटम एक तो सबसे छोटा और अल्टीमेट पार्टिकल है किसका? किसी भी सब्सटेंस का। सेकंड, ये नॉन डिवाइडेबल है, नॉन कटेबल है, मतलब इससे छोटी चीज़ें कुछ और नहीं हो सकती हैं। अब ये जो थ्योरी है बेटा, ये बहुत सारे रूल्स जो अपन मास कंजर्वेशन रूल होते हैं, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो रूल्स होते हैं, लाइक सपोज फर्स्ट है मास कंजर्वेशन, सेकेंड रूल जो है दैट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन, और थर्ड वन इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन तीनों रूल्स को इजीली एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है, कौन? डाल्टन थ्योरी। इन तीनों रूल्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय द डाल्टन थ्योरी। तो बेटा यही क्वेश्चन इस बार नीट के पेपर में आया था, नीट 2025 में, कि डाल्टन थ्योरी इनमें से किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो दीज आर द लाइन्स ऑफ द एनसीईआरटी: मास कंजर्वेशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड द कांस्टेंट प्रोपोर्शंस रूल्स आर एक्सप्लेन बाय द डाल्टन थ्योरी। राइट, अब ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? फेल किस में हो गया? तो बेटा वहाँ एक था इसमें 2025 के पेपर में, गैसेस वॉल्यूम के रूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, और जो एनसीईआरटी में डाटा गिवन है इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो क्या गिवन है कि जैसे होता है ना कि अपन लाइक जो कॉम्ब होता है, जो कंघा होता है, उसको बालों से रब करके ऐसे कागज़ को उछाल देते हैं। ठीक है, तो एक करंट सर्कुलेट होता है, उस करंट को ये नहीं समझा पाया, तो वहाँ लिखा हुआ है ग्लास हो गया, ठीक है, हार्ड रबड़ हो गई या वल्केनाइज रबड़ हो गई। रबर को जब रब किया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज सर्कुलेट होता है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, क्या जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इनको रब करने पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज सर्कुलेट होता है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि ये चार्ज एक्सप्लेन, ये सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, एटम की स्टेबिलिटी को। और ये भी जो दोनों हैं कि ये स्मॉलेस्ट होता है, अनकटेबल होता है। तो बेटा जी इसके भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, तो ये थ्योरी इनवैलिड हो गई थी, इनवैलिड हो गई थी। ठीक है, तो एटम की स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह से है। ये अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और बाहर बेटा जी ये शेल होती हैं, या इनको ऑर्बिट बोलते हैं, और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता है। इन ऑर्बिट में क्या है? रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है, इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोटॉन एंड सेकेंड वन इज़ न्यूट्रॉन। तो आई थिंक कि सबने सुना होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तीनों बेटा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों के तीनों को अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी एटम। ठीक है, या फिर जो एक और लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इट इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, अब बात आती है बेटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की, इनको तीनों में कंपैरिजन करने की। ठीक है, तो आई थिंक आपको सबको समझ आया होगा कि अभी तक अपन ने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है। एटम को डिवाइड किया है, 8 होम्यो नॉन कटेबल होता है। डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है कि ये अल्टीमेट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर होता है, नॉन कटेबल, नॉन डिवाइडेबल होता है। ये 3 रूल्स को इजीली एक्सप्लेन कर पाता है, मास कंजर्वेशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन और द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, दैट इज़ कि जो रब करते हैं अपन रबड़ वगैरह में, वो इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें सर्कुलेट कैसे होता है। फिर अपन ने बात की स्ट्रक्चर की, तो बेटा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट बेटा अपन इनका फर्दर बात करते हैं इनके कंपैरिजन की। ठीक है, किसके कंपैरिजन की, अपन इधर लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन प्रोटॉन और देन न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 चीज़ों की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। तो फर्स्टली बेटा इनके मास की बात कर लेते हैं, और मास पहले बात कर रहे हैं केजी। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ केजी। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा जी, 1.672 × 10⁻27 केजी। और न्यूट्रॉन का मास अपने पास होता है 1.674 × 10⁻27 केजी। ठीक है, अगर इसी को बेटा AMU में चेंज किया जाए, इन AMU, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0.00054 AMU। यहाँ अगर AMU में चेंज करेंगे तो बेटा जी ये वैल्यू जाएगी 1.007। ठीक है, 727 होती है, और ये वैल्यू जाएगी बेटा 1.00867। तो ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की है, फिर देन मास ऑफ प्रोटॉन आता है, फिर सबसे लास्ट में बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। हाँ, कैलकुलेशंस में आप मास ऑफ न्यूट्रॉन को इसके इक्वल मान सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल मान सकते हैं। द रीज़न इज़ 1 के अप्रॉक्स होता है, और इसको अगर अप्रॉक्स में मानोगे तो बेटा ये मास देखो कितना हो गया, 0 ही तो हो गया। तो जब भी एटॉमिक मास अपन निकालते हैं, किसका कैलकुलेशन करते हैं, एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करते हैं, तो सिर्फ अपन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो अप्रॉक्स टू भी है 0 है। तो किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन पर। ठीक है, तो ये मास की बात हो गई। सेकंड बात करेंगे बेटा चार्ज की, किसकी, चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, देयर विल बी अ 0 चार्ज। ठीक है, क्या समझे कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, देयर विल बी 0 चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये हो गई चार्ज की बात। अब थोड़ा बात करते हैं इनकी डिस्कवरी की, किसने डिस्कवरी की है और किस बिहाफ पे की है। तो बेटा डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपके जे थॉमसन ने की है। किसने की है, जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन का डिस्कवरी किया है, गोल्डस्टीन ने किया है। हाँ, प्रोटॉन की डिस्कवरी में हमेशा कंफ्यूज रहता है कि रदरफोर्ड ने किया है कि गोल्डस्टीन ने किया। तो बेटा रदरफोर्ड ने नाम दिया है, डिस्कवरी किसने किया है, गोल्डस्टीन ने किया है। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी चैडविक ने किया है। ठीक है, किसने किया है, चैडविक ने। अब बात करें कैसे किया है, तो बहुत ईजी तरीका है। ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, जिसको बोलते हैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। नेक्स्ट बेटा एक एक्सपेरिमेंट है एनोड रे
एक्सपेरिमेंट या कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। और चैडविक ने क्या किया था बेटा, बीटा पार्टिकल्स लेते हैं, बेरिलियम लिया था, बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई थी। बेरिलियम क्या होता है 4 और 9, अल्फा पार्टिकल बेटा 2 और 4। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग किस पे करवाई गई, बेरिलियम पे, तो बेटा ये कार्बन देखो 4 +